नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजनर्स का टेस्ट सीरीज कर रहे थे। इस टेस्ट सीरीज के हमारे 5 टेस्ट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 6 चल रहा है। इस टेस्ट के भी हमारे 46 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 या फिर 1.5 पे देखना। तो चलो हम शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 6 का 47 क्वेश्चन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1। गांधी जी मेड सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिल्कुल ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च। इस पर हम ऊपर भी क्वेश्चन कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। स्टेटमेंट सेकंड, ही होप टू मोबिलाइज अ वाइडर डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश थ्रू द अनपॉपुलर मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द सॉल्ट। क्योंकि सॉल्ट कॉमनली यूज होने वाली चीज थी, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने सोचा कि अगर इसका मुद्दा उठाते हैं तो ज्यादातर लोगों में ये भावना बैठेगी कि गांधी जी हमारा साथ दे रहे हैं। और काफी उस टाइम पे इनकी एक 11 डिमांड भी रखा था इन्होंने वायसरॉय के सामने, तो वो माना नहीं था उसने। तो उसके बाद इन्होंने डैंडी मार्च शुरू कर दिया था। ये अगर आपको याद हो 26 जनवरी को इन लोगों ने झंडा फहराया था पहली बार। उसी के उस टाइम पे इन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाया था, उसी को आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसी दिन के याद करने के लिए। तो ये सही है और ये इसका स्टेटमेंट भी ठीक है। और ये शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस अप्रैल 1930 में। हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, तो इसको बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यही आंसर होना चाहिए इसका। इजी क्वेश्चन था ये तो। और इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन हम कर भी लिया है। सॉल्ट एज ए सिंबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऊपर हमने देखा था अलग अलग जगह से अलग अलग नाम थे, जैसे सी राजगोपालाचारी थे मद्रास वाले साइड से, सरोजिनी नायडू भी इसमें जुड़ी थी, तो कई सारे लोग थे। सून आफ्टर द ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जो कि 26 जनवरी उस टाइम मनाए थे इन लोगों ने, महात्मा गांधी अनाउंस दैट ही वुड लेड अ मार्च टू ब्रेक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिसलाइक लॉ इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब वही सॉल्ट वाला, कि सॉल्ट आप खुद नहीं बना सकते हैं, नमक जैसी चीज भी टैक्स लगा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। फॉर इन एवरी इंडियन हाउसहोल्ड सॉल्ट वॉज इंडिस्पेंसिबल। ये तो मतलब कॉमन यूज होने वाली चीज। गांधी जी होप टू मोबिलाइज वाइड डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। देयर इज नो आर्टिकल लाइक सॉल्ट आउटसाइड वाटर। बाय टैक्सिंग द स्टेट कैन रीच इवन द स्टार्विंग मिलियंस। मतलब ये सबसे बुरी चीज है कि आप सॉल्ट पे भी टैक्स लगा रहे हैं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, इजी क्वेश्चन था। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिप्रेशन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज। नहीं, एक बिल आया था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। रिप्रेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज नहीं था। किलिंग ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय तो साइमन कमीशन वाले के टाइम पे इनकी हत्या हुई थी। पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल, हाँ यही था, पब्लिक सेफ्टी बिल। और इसका ट्रेड डिस्प्यूट बिल भी था इसके साथ में, तो इसके खिलाफ भी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी इन लोगों ने असेंबली में दिया था उस टाइम पे। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, सी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसका कोई लेना देना नहीं है। आंसर देखते हैं, 48 का सी। 48 का सी ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय ड्यूरिंग द एंटी साइमन कमीशन, ये ऊपर हमने देखा था, ये वाला पूरा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी ऊपर हमने देखा हुआ है। HSRA लीडरशिप, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम सोई हुई सरकार को जगाएंगे, तो इसके लिए इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। और किस बिल के खिलाफ? पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, यही बिल था, इसके खिलाफ इन्होंने वहां पे बम फेंका था। और ये बटुकेश्वर दत्त तो इनका जो बटुकेश्वर दत्त है, इनकी मतलब इनकी मृत्यु हुई थी आज़ादी के काफ़ी बाद, 1965 में हुआ था। तो ये बहुत बाद में मरे थे। इनको भेज दिया था फिर, भगत सिंह जी को तो फांसी हो गई थी, और इनको बटुकेश्वर दत्त को भेज दिया था इन्होंने सेलुलर जेल, ब्रिटिशर्स ने। और इसमें पब्लिक सेफ्टी बिल में यही था कि पॉलिटिकल राइट्स लोगों को कम कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने, और बिना किसी सुनवाई के जेल भेज सकते थे, कि बिना किसी ट्रायल के। इनको फांसी दे दी और इनके खिलाफ बोला कि नहीं मिले प्रॉपर सबूत तो इनको भेज देते हैं वहां सेल्यूलर जेल अंडमान में। अगले प्रश्न में चलते, जो काला पानी की सजा कहते थे। द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 दैट लुक्स एट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन गर्ल्स एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम वाज रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड बैंक तो ऐसी रिपोर्ट नहीं रिलीज करेगा, इकोनॉमिक फोरम भी नहीं करेगा। गर्ल्स एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो सकता है। OECD भी नहीं करेगा। ये आंसर इसका सी होना चाहिए। ये तुक्का लगा रहे हैं हम, कोई पक्का श्योर नहीं है सही है कि गलत है। देखते इसका आंसर, क्योंकि देखो वर्ल्ड बैंक तो जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऐसे वाले इंडेक्स रिलीज करता है जो पैसे वैसे से संबंधित हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी उसी पे ज़्यादा ध्यान देता है, या फिर ऐसे कोई डिस्प्यूट वगैरह हो तो। जो कल्चरल और साइंटिफिक वाला है, ये गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, इस पे टेक्नोलॉजी वाले ऐसी चीज़ें ये रिलीज कर सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर हम 49th का सी। ये भी मतलब लॉजिकली सही लग गया है ऐसे। 2024 में ये एक रिपोर्ट लेके आए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। देखो यूनेस्को, इस पर हमने ऊपर भी क्वेश्चन शायद किया है,
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, काफ़ी गैप हो गया तो याद नहीं है ठीक से, लेकिन हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, ऐसे कोई रिपोर्ट था, टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स रिपोर्ट का नाम है। वैसे यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है तो ज़्यादातर या तो ये पूछ लेगा टर्म टाइटल क्या था, या तो पूछ लेगा कि किसने रिलीज़ किया था, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कुछ। फिर भी हम देख लेते हैं इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो। मेजर आउटकम्स ऑफ द रिपोर्ट इसमें क्या है कि गर्ल्स एंड वीमेन आर लेस एबल टू, मतलब महिलाओं और लड़कियों को कम एक्सेसिबल है टेक्नोलॉजी, जो कि अगर पुरुषों की तुलना में अगर कंपेयर करें तो लगभग 13 करोड़ लोगों महिलाएं कम यूज़ कर पा रही हैं टेक्नोलॉजी को। इंटरनेट एक्सेस में 244 24 करोड़ 40 लाख मिलियन मतलब महिलाएं कम यूज़ कर पा रही है इंटरनेट। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। यूनेस्को को कब बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। अगला प्रश्न करते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वर्क ऑफ वेरियस कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन 1937। देखो 1937 ये अगर आपको याद हो चुनाव हुए थे उस टाइम पे, तो जिसमें कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर जगह जीत गई थी, लगभग 11 में से 6 राज्यों में तो इनका पूर्ण बहुमत से सरकार बना था। तो उस टाइम की बात कर रहा है, तो देखते हैं क्या पूछा क्वेश्चन इसने। इमरजेंसी पावर्स एक्वायर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेर लिफ्टेड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद आंदोलन करके निकली हुई पार्टी थी, तो इनको पता था कि अत्याचार करने का कैसा कैसा लगता है लोगों को, तो इमरजेंसी पावर जो भी थी सरकार की वो हटा लिया था इन्होंने, प्रोविंसेस में जब इनकी गवर्नमेंट बन गई थी। तो दे रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड कैंसिल डिपोर्टेशन ऑर्डर्स ऑफ ऑन पॉलिटिकल वर्कर्स। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि लोगों को कितना बुरा लगता है, लोगों में कितना रोष होता है अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया, डिपोर्टेशन ऑर्डर हटा दिए। तो ये भी ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, बोथ 1 and 2। आंसर देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 50 था ना, 50th का सी। ठीक है, देखो कुछ महीने बाद जब इनकी सरकार बन गई उसके बाद इन्होंने मेजर काम किए थे कुछ। एक सेकेंड, तो सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया कि एक्ट ऑफ 1935 के अंदर इनकी सरकार बनी थी, तो इन 6 राज्यों में इनकी सरकार बनी थी मेजोरिटी की, बाकी तो गठबंधन की सरकार इनकी और जगह बन गई थी, काफ़ी जगह। लगभग 1500 सीट में से 750 से ज़्यादा सीट टोटल भारतवर्ष में इन्होंने जीते थे। देखो यहाँ पे NWFP जो आज का पाकिस्तान का फेटअप कहते हैं, अरे क्या क्या नाम है उसका, NWFP कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा आज के टाइम पे कहते हैं, वहाँ पे भी इनकी सरकार बन गई, जहाँ पे आपको याद होगा रेड शर्ट होते हैं खान अब्दुल गफार खान, उधर वहीं के थे, वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बन गई थी। कांग्रेस मिनिस्टर्स ने एग्जाम्पल सेट करना चाहा कि मतलब लोगों के सामने उदाहरण पेश करते हैं हम, अपनी सैलरी घटा दी इन्होंने, 2000 से 500 रुपये महीना कर दी। उसके बाद और भी इनके कुछ मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ें थी कि हम इमरजेंसी हटा देंगे, इमरजेंसी पावर्स की किसी को कभी पकड़ नहीं सकते, वो सब हटा देंगे, ये सब इनका चुनावी वादा था जिसको इन्होंने पहली बार चुनाव लड़े थे तो इन्होंने पूरा भी किया था। वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट वाज टू रिलीज थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और जो जैसे कि काकोरी में, उत्तर प्रदेश बिहार में जहाँ जहाँ भी लोगों को जेल हुई थी, काला पानी में जो लोगों को भेजा गया तब काफ़ी लोगों को छोड़ दिया। इन बॉम्बे सभी जगहों का दिया है, इतना डिटेल में हमें नहीं देखना है, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इसमें दिख नहीं रहा है, बताने लग कहानी लिख दिया पूरा। क्वेश्चन नंबर 51st, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेस इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ये तो चार्ल्स मेटकाफ था। लॉर्ड रिपन, रिपन देखो वो है पंचायती राज वाला, इसके टाइम पे पंचायती राज आया था, इसके टाइम पे वो भी आया था एक, यार क्या कहते हैं उसको, फैक्ट्री एक्ट भी आया था रिपन के टाइम पे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये तो सती, एंटी सती के टाइम, मतलब 1829 में इसके टाइम पे आया था एंटी सती लॉ, सती प्रथा बंद हुई थी उस टाइम पे। ईश्वरचंद विद्यासागर वगैरह उस टाइम पे आप नाम सुनते हैं सोशल रिफॉर्म्स में। लॉर्ड मायो, मायो इसके टाइम पे हुआ था पहला सेंसस भारत में, और इसके टाइम पे क्या हुआ था, सेंसस हुआ था एक 1872 में हुआ था शायद सेंसस पहली बार, तो उसके टाइम पे हुआ था ये। और ये इसको कहते हैं लिबरेटर ऑफ प्रेस। इसके नाम पे तो कलकत्ता में एक म्यूजियम भी है, वहीं पे रखा हुआ है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी स्मृतियाँ काफ़ी रखी हुई है कोलकाता में। यहाँ पे इसके नाम पे एक बिल्डिंग भी है, मेटकाफ बिल्डिंग कुछ कहते हैं, चार्ल्स मेटकाफ इसका पूरा नाम था। तो इसके टाइम पे इसको लिबरेटर ऑफ प्रेस कहते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं हम इसका, इजी क्वेश्चन था ये, अगर आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता है। 51st का डी, बिल्कुल ठीक है। तो चार्ल्स मेटकाफ वॉज एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1835, एक्टिंग गवर्नर जनरल था उस टाइम पे। ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ बाय लिबरेटिंग द प्रेस, और जो सबसे पहला प्रेस सेंसरशिप हुआ था भारत में सबसे पहला, वो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था सबसे पहला।
जिसको आप सुनते हैं सब्सिडरी अलायंस वाला, लॉर्ड वेलेस्ली वही है, एंड वाज रिस्पांसिबल फॉर रिमूविंग ऑल द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस इन इंडिया। चार्ल्स मेटकाफ passed the Press Act in 1835, thus restoring the press freedom. He repealed the obnoxious 1823 ordinance। ठीक है, कहानी नहीं पढ़ना है हमें, अगला प्रश्न करते हैं। Who among the following is not related to इंडियन नेशनल आर्मी? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली है। मोहन सिंह, देखो मोहन सिंह की ही इंडियन नेशनल आर्मी थी, आइडिया नहीं का था, तो ये तो होंगे ही। निरंजन सिंह गिल भी इसमें शायद जुड़े हुए थे। कल्पना दत्त तो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना, वो सूर्य सेन वाला चिटगांव रेड आर्मी, उनसे जुड़ी हुई थी, तो इनका इंडियन नेशनल आर्मी से कोई लेना देना नहीं था उस टाइम। ये सूर्य सेन वाली पार्ट, मतलब सूर्य सेन के ग्रुप में थी ये। कल्पना दत्त, प्रीतिलता वडेडर और सूर्य सेन और भी 2-4 लोग थे। चिटगांव आर्मरी रेड हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, वहाँ पे काफ़ी डिस्कस किया था इनको। और शाहनवाज ये थे, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी में थे ये, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है ये भी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 52 का सी, इंडियन नेशनल आर्मी, देखो इसको सबसे पहले सोचा गया था मलय में मोहन सिंह द्वारा, जो कि इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। और उसके बाद जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे ना जापान में, जो ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ाई हुई थी जापान की, तो इनको दे दिया था जापानीज ने मोहन सिंह को कि इनको आप इंडियन नेशनल आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये दे देते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो इसमें और बाकी लोग, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल। अब इनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी बाद में आते हैं। इसमें बीच में एक और नाम आता है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उनके थ्रू मिलता है इनको, नेताजी को। तो सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में सबसे पहले मतलब जापानीज और जर्मन से इनका वो था, कांटेक्ट था काफ़ी। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते, भारत सरकार ने इस मनाया भी था इसका 75 साल, काफ़ी जोर शोर से मनाया था, 2018 में मनाया था शायद। और एक मूवी भी है, उसमें दिखाया है काफ़ी अच्छे से, द फॉरगॉटन हीरो करके आता है इनका, इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे, उसमें दिखाया है काफ़ी अच्छे से। तो इसके 2 हेडक्वार्टर थे, रंगून एक सिंगापुर में था और एक और था एक शायद ताइवान में था कि कहीं पे था, मतलब इनके 2 हेडक्वार्टर थे। इंडियन वुमेन रेजिमेंट का नाम रखा था इन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट, और भी इनके 2-4 रेजिमेंट थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे था, गांधी जी के नाम पे था। और गांधी जी को इन्होंने ही सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन कहा था। और बाकी इसमें तो कुछ, हाँ देखो कल्पना दत्ता के बारे में दिया है कि ये सूर्य सेन की पार्टी में थी, और प्रीतिलता वडेडर ये लोग थे उनमें। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ऊपर हमने ये काफ़ी इनके बारे में डिटेल में देखा था, कल्पना दत्ता के बारे में। विद अगला क्वेश्चन ये रहा 53। कंसीडर द फॉलोइंग: सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइज ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट, रशियन रेवोल्यूशन। सस्पेंशन ऑफ नॉन, पूछा गया क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स इन 1920। सारे ही हो जाएंगे फिर तो। नॉन कोऑपरेशन में सस्पेंशन मूवमेंट ठीक है, रिवोल्यूशन, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अचानक से सस्पेंड हो गया जब, तो लोग बस कुछ वो नहीं था, तो जितने क्रांतिकारी लोग थे बिल्कुल उठ गए। राइज ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट, और उस टाइम फैक्ट्री वैक्ट्री थोड़ा बहुत बढ़ने लगा था, इन पे असर आने लगा था, वो मार्क्सिस्ट वगैरह ये वाला, तो वर्किंग क्लास मूवमेंट भी हो गया। रशियन रिवोल्यूशन का भी काफ़ी बड़ा असर था। अगर आप जैसे उस टाइम जो बुक्स वगैरह आती थी, रशिया में बिल्कुल जार के खिलाफ रिवॉल्यूशन हो गया था, तो उसका असर भारत में बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो शुरू शुरू में भारत आज़ादी, उस पर भी काफ़ी रशियन सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस था, तो ये भी ठीक है, तीनों ही हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 ऑल हो जाएगा, इसका आंसर सी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 53 का सी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ दबा दी थी ब्रिटिशर्स ने, लेकिन फिर बाद में जब अचानक से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, तो लोग उन जो भी क्रांतिकारी थे उनके पास कुछ था नहीं, तो फिर वो अचानक से उठ खड़े हुए। और इनको बढ़िया नहीं लगता था कि जो कांग्रेस पार्टी प्रेयर पिटिशन ये सारे काम कर रही थी, तो इनको फिर अपने साइड से थोड़ा एग्रेसिव दिखाना पड़ा। तो इसमें लोग निकलते, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, देखो टेररिज्म लिखा है इन्होंने, एक्टिविस्ट लिख देते बल्कि, अगेन बिकेम अट्रैक्टिव। इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल दैट नियरली ऑल द मेजर न्यू लीडर्स रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट पॉलिटिक्स, फॉर एग्जाम्पल जगदीश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, जतिन दास, इनको बाघा जतिन भी कहते थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, ये सारे नाम आपको पता ही है। तो ये लोग इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से बंद हो गया, तो फिर इन्होंने मतलब हथियार उठाए लिए।
वन वन और भी बाकी कई सारे कारण थे। तो रशियन रेवोल्यूशन था, वहाँ की पुस्तकें और बाकी वहाँ के यंग सोशलिस्ट आइडियाज यहाँ पे आ ही रहे थे, तो वो भी कारण था। और रशियन रिवॉल्यूशन पे इसमें ज़्यादा दिया नहीं है, आप अलग से पढ़ लेना। रशिया में जो राजा था वहाँ का, वो अत्याचार कर रहा था, लोगों की सुनता नहीं था, तो लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, यही हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन में। फिर लेनिन इनका जो लीडर था, वो फिर वहाँ का नेता बनता है। ठीक है, वो नहीं जानना मैं। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन 54। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पूसा। पूसा देखो, ये आज जहाँ पे ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उसको पूसा रोड ही कहते हैं, और ये पूसा असली में बिहार में था पहले, मतलब है भी बिहार में, लेकिन अभी वहाँ पे भी है, दिल्ली में भी, तो उसका भी नाम पूसा है। तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पूसा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, सेटिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज कमीशन, हाउ मेनी ऑफ द अबव वेयर टेकन बाय लॉर्ड कर्जन। देखो कर्जन 1901 से 1907 या 8 तक था, ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भारत में वायसराय कोई था, तो 7 साल तक यही था। शायद ये 1899 या फिर 1900 से 1907 तक, मतलब जब बंगाल पार्टीशन हुआ था तो यही था। तो उस टाइम पे इसने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग अचानक से कलकत्ता शहर हो गया था, तो जनसंख्या बढ़ने लगी थी, तो उसके डिमांड को कैटर करने के लिए इन्होंने इसने बनाया था ये। और इसके बाद ही इसी के थ्रू, जैसे इसने वो भी बनाया, ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में, ये भी बनाया इसने। और जो यूजीसी आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी कमीशन है, इसका भी गठन हो गया था, आज उसको यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो तीनों ही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आंसर देखते हैं हम। 54th का आंसर है सी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ये सक्सेसर था लॉर्ड डलहौजी का। डलहौजी वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला। He was a great imperialist, authoritarian in temperament, ruthless in his ways, wanted to achieve too great at a great pace. सबसे ज़्यादा ये याद रखना, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यही था वायसरॉय। A sharp reaction was created in the Indian minds by, देखो यहाँ पे 7 साल लिखा भी है, 99 से 5 तक था ये। इन इंडिया विच वॉज फुल ऑफ मिशंस एंड कमीशंस एंड ओमिशंस। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट बताया, पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो इसलिए इसने बनाया था ये। यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन की डिमांड भी बढ़ रही थी, और ये चाहते भी थे ब्रॉन्ज सिपॉय वाला जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पूसा बिहार में था। इसमें शायद जो दरभंगा के उस टाइम पे राजा थे, उनकी जमीन भी इन लोगों ने ली थी, या उन्होंने दान दिया था, कुछ था उनका भी योगदान, 100% श्योर नहीं, कंफर्म कर लेना। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्या दिया है, न्यूज़पेपर और लीडर का नाम दिया, हम देखते हैं। बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट तो था ऑगस्टस हिकी का था, जो सबसे पहला जो बनाया था उसने, तो सबसे पहला यही था। इसका तो परसों भी वो भी था, मतलब सालगिरह भी था। तो हेनरी विवियन डेरोजियो नहीं होगा इसका, ऑगस्टस था, ऑगस्टस हिकी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट या इंडियन गैजेट करके उसका कुछ नाम था, ऑगस्टस हिकी। तो ये अगर गलत मानते हैं हम, बंगा दत्ता, द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर का बंगा दत्ता, बंगादत्त, बंगादत्त बंगाली, हाँ ये हो सकता है, सही हो। संवाद कौमुदी, ये राजा राम मोहन रॉय का, बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे गलत लग रहा है, और ये दोनों सही लग रहा है। ये वाला देखो, या तो इंडियन गैजेट या फिर बंगाल गैजेट उसका था, अगस्त हिकी करके नाम था उसका, सबसे पहला न्यूज़पेपर यही था भारत का। तो इसको अगर हम हटाते हैं तो इसका आंसर 2 ओनली होना चाहिए, फिर देखते हैं 2 ओनली या फिर 3 अगर होगा तो केवल ओनली 1 हो जाएगा। देखते हैं आंसर। 55th का बी, मतलब कि 2 ओनली सही था। तो इंडियाज और एशियाज पहला न्यूज़पेपर जो छपा था, हाँ, हिकी बंगाल गैजेट नाम था इसका। स्टार्टेड इट्स पब्लिकेशन, देखो 29 जनवरी 1780, देखो बोला ना परसों इसकी सालगिरह थी, 29 जनवरी, आज 31 जनवरी है, तो परसों इसकी सालगिरह भी थी। स्टार्टेड इट्स पब्लिकेशन, इट वॉज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज वीकली, सप्ताह में एक बार आता था। जेम्स ऑगस्टस हिकी, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेदर इसेंट्रिक आयरिशमैन, ठीक है। बंगा दत्ता वॉज वीकली न्यूज़पेपर फाउंडेड इन कोलकाता, इसको किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर ने, ठीक है। संवाद को में दिया तो राजा राम मोहन रॉय वाला है ही। देख लो यहाँ पे कुछ कुछ नाम दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, जो इससे भी बहुत बड़ी लिस्ट है ये, तो कुछ ही दे रखे हैं यहाँ पे इन लोगों ने, जो हमने अभी। अच्छा देखो, इंडियन गैजेट और बंगाल गैजेट अलग है। इंडियन गैजेट के हैं ये हेनरी विवियन डेरोजियो, बंगाल गैजेट के ये है अगस्त हिकी। तो इसमें कन्फ्यूजन था मुझे, दोनों आसपास है भी 80-87 में, ठीक है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं।
राष्ट्र गुफ्तार, देखो ये दादाभाई नौरोजी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लेना एक बार लिस्ट। अगला प्रश्न करते हैं हम। इन विच ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस, विच ऑफ द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस किसके टाइम पे आया था, वेलेस्ली के टाइम पे, इज नॉट करेक्ट। ठीक है, द प्रिंसली स्टेट्स वेर रिक्वायर्ड टू पे द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स स्टेशन इन देयर टेरिटरीज। हाँ ठीक है, ये तो होता ही था, वो लोग बोलते थे कि हमारे लोग आप क्या रहेंगे, पैसे आप देंगे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स अंडर द अलायंस हैड टू डिस्बैंड देयर ऑन आर्मीज। हाँ ये भी था, क्योंकि ताकि वो अटैक ना कर पाए, रिटेलिएटरी। इट प्रोवाइडेड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अलाइड स्टेट। देखो जो उनका पैक्ट हुआ था ना, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि आप इंटरनल अफेयर, उसमें यही लिखा था कि हम इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स मानने वाले नहीं थे, वो करते थे हस्तक्षेप, लेकिन मेंशन नहीं था ये ट्रीटी में, तो इसको हम गलत मानेंगे। देख लें आगे। निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस, बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद ने सबसे पहले साइन किया था सब्सिडियरी अलायंस। और तो इसका आंसर यही सी हो जाएगा गलत, क्योंकि ऐसा लिखा तो नहीं था कहीं, लेकिन वो करते थे। देखते हैं क्या माने, हाँ सी है इसका आंसर, गलत है। तो सब्सिडियरी अलायंस में यही था कि आप अपनी सेना हटा देंगे, आप पे कोई आक्रमण करेगा तो हम उसकी देखभाल करेंगे, हमारी सेना को आप पैसे देंगे, यही सब था इसमें। पूरी लंबी चौड़ी कहानी दे रखी है इसने। केवल ये याद रखना कि इसको सबसे पहले निजाम ऑफ हैदराबाद ने किया था, निजाम अली खान, जो असफ शाह इसको जानते इस नाम से, इसने सबसे पहले साइन किया था ये। ठीक है, और इसमें यही था कि नॉन इंटरफेरेंस था इंटरनल पॉलिसी में, लेकिन करते थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। देखो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला में यही था, सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया था, बहुत मारामारी चल रही थी कि भारत बटेगा नहीं बटेगा, और मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि हमें आज़ादी, अलग से देश चाहिए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बोली थी नहीं चाहिए। तो इस वाले मतलब मामले को सुलझाने के लिए कई सारा दांव पेच हुआ, लेकिन उसमें सीजर राजा गोपालाचारी एक फॉर्मूला आता है। इसमें यही था कि ये लोग लीग को बोल रहे थे कि आप मान जाइए, बाद में हम मिल बैठ के बात कर लेंगे, पहले अंग्रेजों को यहाँ से निकाल लेते। लीग मानी नहीं थी, पढ़ लेते हैं क्या दिया इसमें। इट वांटेड द मुस्लिम लीग टू एंडोर्स तो कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, बिल्कुल ठीक है, ये बोलते थे आज़ादी पहले ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे। इट रिकमेंडेड द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। हाँ इस पर भी ये तैयार हो गए थे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में, लेकिन जिन्ना का कहना था कि अभी तो मान नहीं रहे, जब अंग्रेज हैं बाद में चले जाएंगे तो क्या ही मानोगे, तो इसलिए वो माने नहीं थे फिर। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, आंसर होगा इसका सी। देख लेते हैं आंसर क्या दिया है, 57th का सी। वही कहानी लिखा होगा इसमें, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहे थे, गांधी जी सपोर्ट किया इन्होंने फार्मूला को, लेकिन लीग माना नहीं था। मुस्लिम लीग को एंडोर्स करना था इंडिपेंडेंस के लिए, इंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में इनको अपना आफ्टर वॉर और इंडिपेंडेंस के बाद प्लेबिसाइड कराने का मौका देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं था इस पर कुछ। Consider the following statement. Alma was an officer of zamindar appointed by for collecting rent from the villages. अल्मा, अल्मा जमींदार देखो खुद जाके तो कभी ले लेते थे, लेकिन कभी कभी ये भेजते थे अपने अधिकारी लोग को, तो उसको शायद अल्मा ही कहते थे। अल्मा इसका कुछ और भी नाम है, कुछ और नाम है याद नहीं आ रहा, लेकिन अल्मा भी शायद कहते थे। चलो तो इसको सही लगा के देखते हैं हम। जो जोतेदार वेयर रिच पीजेंट्स हु कंट्रोल मनी लेंडिंग एंड लोकल ट्रेड। हाँ ये ठीक है, क्योंकि जो आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि गरीब किसान लोन पैसे लेने जाते हैं साहूकार व्यापारी जोतेदार लोग के पास, तो ये ठीक है। बरगादर वेयर रिच लैंडलॉर्ड्स हु कल्टिवेटेड द लैंड बाय हायरिंग लेबर्स। बरगादर, 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 पता नहीं, इस पे डाउट है मुझे, बिना मतलब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं। मेरे हिसाब से इसका 1 और 2 सही है, तो अगर दोनों सही होगा तो इसका 2 हो जाएगा, या तो फिर तीनों सही होगा तो सी हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर इसका। ये हमारा मान लो कि ये नहीं आते तो इसको यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। आंसर देखते हैं 6th का बी। बी मतलब कि 2 सही है, कौन सा सही वो भी देख लेते हैं। इन द टर्म्स ऑफ डेफिनेशन जमींदार वॉज नॉट लैंड ऑनर। ये तो हमें पता ही है कि इन्होंने बस परमानेंट सेटलमेंट के बाद जमींदार को दे दिया था कि टैक्स लेके आओ, 10/11 देना होता था टैक्स, ऊपर हमने किया हुआ है क्वेश्चन। बट रेवेन्यू कलेक्टर था ये। जमींदार वे रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यूज। अब रेंट कलेक्शन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, एक अमला भेज देता था अपना, देखो अमला वही है। केम राउंड द विलेजेस एंड रेंट कलेक्शन, ये काफ़ी अत्याचार भी करते थे, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा। जोतेदार वेयर और क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स, मतलब धनी धनाढ्य किसान ऐसे लोग हैं जो कंट्रोल करते थे लोकल ट्रेड को और मनी लेंडिंग को भी, पैसे भी देते थे, ये इनफॉर्मल मीन्स ऑफ लोन देते थे। इन सम प्लेसेस
हौलदार हौलादार, मतलब हौलादार ये प्लग से हुआ होगा, जिनके पास हल होता होगा उसी से बना होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। दे वर ऑल्सो नोन एज गंतीदार और मंडल्स। दे राइज इनएविटेबली वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी, मतलब इनका उदय जमींदारी को कम कर दिया, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ लैंड अंडर ज्योतिदार वॉज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर कॉपर, इसको अड़ातिया भी कहते हैं, अड़िया अधिया भी कहते हैं, आज के टाइम पे भी चलता है ये। और बरगादर्स, मतलब ज़्यादातर जो जोतेदार थे, ऐसा होता है कि मान लो कि इतना खेत है, एक एकड़ का खेत है, उसमें से बोल दिया कि आप इसमें अगर 100 किलो अनाज उगता है तो 40 किलो रख लेगा जिसने उगाया है, और जिसकी ज़मीन है वो 60 किलो रख लेगा, ऐसा मतलब पहले से शेयर क्रॉपर, ऐसे उसी को अधिया कहते हैं। अगला प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कंसीडर द फॉलोइंग ऐसे दंगे शौकत उस्मानी। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर लगभग किया हुआ है, ऐसे दंगे ऊपर या फिर किसी टेस्ट में किया हुआ आया था। ये कम्युनिस्ट लीडर लोगों का नाम दे रखा है। ऐसे दंगे शौकत उस्मानी, फिलिप स्प्रैड, बेन ब्रैडली। हाउ मेनी ऑफ द एबव वर एसोसिएटेड विद द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ये सारे ही सारे वो हैं, कम्युनिस्ट लीडर हैं। जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी नहीं थी उसके पहले ये लोग थे, जुड़े थे उस टाइम पे। अभी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बने 100 साल होने वाले हैं, 1925 में ही बना था। तो ये जो फिलिप स्प्रैट है ना, ये था तो ब्रिटिश लेकिन कम्युनिस्ट भी था, तो ये ब्रिटिश कम्युनिस्ट था, तो ये सही है। और बाकी ये लोग, हमेशा ब्रिटिश सरकार को डर रहता था कि हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं कम्युनिस्ट। इसमें एक नाम एम एन रॉय भी आता है, उसमें पॉलिटी में भी दिया हुआ है। तो ये लोग जो लीडर्स थे, कम्युनिस्ट लीडर थे, तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी में यही हुआ था कि इनको लग रहा था ब्रिटिशर्स को, हमें सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई ये तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारे नाम सही है, ऑल फोर होगा इसका। एक कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, एक पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। ऊपर शायद हमने कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस किया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। देख लेते हैं आंसर इसका क्या है। इसका आंसर डी होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर डी है, ठीक है। 1929 में गवर्नमेंट को बहुत चिंता थी कि हमारे खिलाफ ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने अचानक सडन सूप में मार्च 1929 में रेडिकल अरेस्ट किए। ये सारे नाम जो दे रखे हैं उसमें ये लोग थे, लेकिन एम एन रॉय अरेस्ट नहीं हुए थे यहाँ पे। हमने ऊपर क्वेश्चन यही किया था शायद। द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस वाज सून टू बिकम ए कॉज ऑफ सेलेबर मतलब यही होगा, उत्सव होगा या फिर जो भी हो। तो द डिफेंस ऑफ द प्रिजनर्स वाज टू बी टेकन अप बाय मेनी नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, मतलब इनको बचाने के लिए फिर जवाहरलाल नेहरू भी इनकी वकालत किए। एम ए अंसारी, एम सी चागला। महात्मा गांधी विजिटेड मेरठ प्रिजनर्स टू द जेल इन, मतलब अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए भी गांधी जी भी गए थे जेल, और जेल देखने गए थे, उनको जेल गया नहीं था उस टाइम पे ये। तो यही था। इसके बाद में काफ़ी ट्रेड यूनियन वगैरह बने थे, ये वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। अभी जो AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी इसके बाद बनी थी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज फाउंडेड इन 1875 बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या था, फाउंडेड आर्य समाज था शायद। इट वाज हेल्ड टू बी इनफेलिएबल, वेदास टू बी इनफेलिबल, ठीक है, ये वेदास में मानते भी थे। इट फॉट अनटचेबिलिटी एंड एडवोकेटेड सोशल इक्वालिटी। Some of its followers started a network of schools and colleges in the country to impart Western education. Which of the following organization is best described in the above statement? तो देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती दिया तो ऐसे ही एक झटके में हम कर सकते हैं आर्य समाज। और बाकी तो ये रामकृष्ण मिशन तो उनका है, स्वामी विवेकानंद वाला। और प्रार्थना समाज तो आत्माराम पांडुरंगन का था, ये भी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, आत्माराम पांडुरंगन का है ये। और ये रामकृष्ण मिशन उनका हो गया। परमहंस मंडली एक व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, कई लोगों ने मिलकर बनाया था, तो ये सबसे पुराना था। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो आर्य समाज ही होना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर हम। 60 क्वेश्चन नंबर का डी, ठीक है, 60th का डी दे रखा है। आर्य समाज मूवमेंट हुआ था ये, दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। इनका नाम मूल शंकर था। इनके 200 साल भी हो गए, 1824 में इनका जन्म हुआ है। तो अब इतना कहानी में नहीं देखना है। पहली बार आर्य समाज बना था 1875 में, फिर बाद में इसका विभाजन भी हो गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती वेंट टू वेदास, ये मानते थे कि जो वेद में लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, उसको मानना चाहिए हमें। दयानंद लॉन्च द फ्रंटल अटैक ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट रिजिडिटी, आइडोलेट्री। मूर्ति पूजा वगैरह में नहीं मानते थे, अनटचेबिलिटी में भी नहीं मानते थे, मतलब छुआछूत से दूर रहना को बोलते थे। पॉलिटिज्म नहीं मानते थे, एक भगवान है। तो ठीक है, ये हमने ऊपर किया हुआ है पहले भी। आर्य समाज फिक्स द मिनिमम मैरिजेबल एज एट 25 years फॉर बॉयज एंड 16 years फॉर गर्ल्स।
तो इन्होंने एज फिक्स कर रखी थी। अभी भी आर्य समाज की अलग से शादियां होती हैं अगर आपको पता हो तो। आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद इन 1883, हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्पेक्ट्रम में भी दिया है। ये जो इनके कॉलेज बने, जो अभी डीएवी कॉलेज चलते भी हैं, तो ये बना था लाहौर में। ये कितनी भी डम बनाया जाए, बना था लाहौर में। लाहौर में आज एक भी इसका कॉलेज नहीं है। और दूसरा बना था, एक कॉलेज पार्टी थी और एक कल्चर पार्टी थी। दिया है क्या इसमें? हाँ देखो, कॉलेज पार्टी है, एक कल्चर पार्टी। कल्चर पार्टी वाले ये चाहते थे कि संस्कृत में पढ़ाई हो, सब कुछ मतलब धार्मिक तरीके से हो, और जो इसमें वेजिटेरियन खाना हो, वेदों में पढ़ाया जाए, ऐसा था। और कॉलेज पार्टी थी, मतलब ये चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन भी पढ़ाया जाए, मतलब नई चीज़ें पढ़ाई जाए और थोड़ा खुल के रहे, ऐसा था इनका। और खाना वाना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वो अपने व्यक्तिगत विचार पे होना चाहिए। तो यही था इनका, दो अलग पार्टी। तो कॉलेज पार्टी से जुड़े हुए जो नेता लोग थे, इनका नाम था कॉलेज पार्टी सम सोर्सेस से कल्चर पार्टी। अच्छा सॉरी, कल्चर और कॉलेज को इन्होंने सेम ही रखा है। एक दूसरा भी था, महात्मा पार्टी था, ठीक है। तो ये अभी इसको करेक्ट कर लेना भाई, कॉलेज और कल्चर एक ही था। जो भी बाकी मैंने बताया सब सेम है, कल्चर और कॉलेज सेम है। तो इसमें ये लोग चाहते थे कि वेस्टर्न बने, और महात्मा वाले में वेजिटेरियन और संस्कृत पढ़ाने की बात होती थी। बाकी सब कहानी जो बताया मैंने सारे सही है। इसमें मेन नाम याद रखना, गुरुदत्त विद्यार्थी और लाला मुंशीराम। और इनमें नाम है लाला हंसराज, लाला लालचंद और लाला लाजपत राय, ठीक है, कल्चर पार्टी में। ये वाली डीएवी अभी भी चलती है, कॉलेज पार्टी वाला। अगला प्रश्न हम करते हैं। और इन्होंने एक तो वहाँ पे हरिद्वार में यूनिवर्सिटी बनवाया था, क्या नाम था उसका, गुरुकुल यूनिवर्सिटी करके कुछ 1908 में बनी थी, हरिद्वार में बनी थी वो। अगला प्रश्न करते हैं। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पब्लिश्ड बाय, देखो फिर से जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक भी नहीं करेगा। अब बच गया क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कर सकता है, यूरोपियन स्टडी फॉर जेंडर इक्वालिटी ये भी कर सकता है। तो इन दोनों में से कोई होगा। और ज़्यादा उम्मीद है अगर दुनिया भर के लिए किया होगा तो इसने किया होगा, केवल यूरोप के लिए किया होगा तो इसने किया होगा। देख लेते हैं हम। वैसे यूरोप वालों का तो काम है दुनिया भर को ज्ञान देना, तो ये भी हो सकते हैं, देख लेते हैं। CID में इसको आंसर होगा 61 का सी, ठीक है। UNDP ने रिलीज किया जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट। भारत का इसमें रैंक बहुत बेकार होगा एज यूजुअल, जिसमें कि 2022 का दिया, इसको मतलब नया वाला देख लेना। 108 रैंक है भारत का 193 देशों में, जो कि पहले से इम्प्रूव हुआ है 14 रैंक। 122 था 191 देशों में पहले, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द योंदे डिक्लेरेशन। देखो योंदे राजधानी का नाम है अफ्रीका में, ये कैमरून की राजधानी है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो वहाँ पे क्या हुआ है देख लेते हैं हम। सीन इन न्यूज़, यहाँ पे अभी हंगामा भी चल रहा है। इट वॉज अडोप्टेड बाई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एट द नॉन अलाइनमेंट समिट टू स्ट्रेंथन द UN एट द प्राइमरी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ठीक है, इसमें गए थे डॉक्टर जयशंकर शायद गए थे। तो लेकिन योंडे वो वाला दूसरा, वो वाला हुआ था किगाली में हुआ था, वो रवांडा में हुआ था। तो ये वाला नहीं होगा, वो रवांडा में हुआ था, किगाली में हुआ था। अरे सॉरी, मतलब किगाली में हुआ था, मतलब वो दूसरे देश में हुआ था, कैमरून में नहीं हुआ था। ये बात तो सही लिखा है, ये डॉक्टर जयशंकर गए भी थे इसमें, लेकिन ये नहीं है। योंडे डिक्लेरेशन किसी और चीज से रिलेटेड था। इट वॉज साइंड बाय द अफ्रीकन कंट्रीज टू एक्सेलरेट द एक्शन ऑफ एंड ऑफ डेथ फ्रॉम मलेरिया डिजीज। हाँ यही है, मलेरिया डिजीज से रिलेटेड है ये। इट इन्वॉल्व्स द मेजर कंट्रीज एमिंग टू एड्रेस द एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं ये गलत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला तो वहाँ पे हुआ था, US में हुआ था, सॉरी यूरोप में हुआ था, UK में हुआ था, ब्लेचले पार्क। ये काफ़ी न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और इसके बाद तो दो और भी हो गया। दूसरा वाला हुआ था वहाँ पे सियोल साउथ कोरिया में हुआ। और तीसरा वाला हुआ है फ्रांस में भी होगा, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को चेयर भी हैं, अभी फरवरी में होने वाला है। तो ये जो दिया ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना। पहला इसका हुआ है UK में, दूसरा हुआ है साउथ अफ्रीका में, साउथ कोरिया में सॉरी, और तीसरा हुआ है होगा फ्रांस में अभी फरवरी में। तो ये गलत है इसका। एम टू एड्रेस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गलत है ये। इसका मलेरिया वाला ही होगा, योंदे डिक्लेरेशन कैमरून में हुआ था कुछ टाइम पहले, करंट में था ये। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 60 सेकंड का भी, ठीक है। 11 अफ्रीकन देश मिलकर इन्होंने मलेरिया को भगाने के लिए प्रण लिया है। देखो कैमरून में है ना ये। तो 95% ऑफ ग्लोबल बर्डन है डिजीज़ का इनके पास ही। तो ठीक है, अच्छा है, ख़त्म हो जाए तो। ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है ये।
मच्छर के काटने से होता है, ये एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। और एक और बीमारी होती है ना, डेंगू सुना होगा नाम आपने, तो डेंगू होता है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से, और ये एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ पाछ लेता है कभी भी। कंपाला, अच्छा देखो युगांडा में था वो, युगांडा कंपाला डिक्लेरेशन था जो नैम वाला होता है, इसमें कहते डॉक्टर एस जयशंकर, मैंने किगाली बोल दिया, रवांडा वाला। फर्स्ट एवर एआई समिट वाज हेल्ड इन यूके, ब्लेचली डिक्लेरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाज साइंड बाय मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। और अभी इसका ये भी याद रखना, दूसरा हो गया साउथ कोरिया में, तीसरा होगा अभी फ्रांस में 10-12 दिन बाद होगा, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं इसमें। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आउटपुट प्रेसिडेंट, ठीक है यार। अगले प्रश्न में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NUCFDC. It acts as an umbrella organization for the urban cooperative banks in India. Probably yes. नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस, ठीक है, चांस लेना पड़ेगा, ऐसे लगा के देखते हैं। इट इज रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिट टेकिंग NBFC विद RBI। देखो नहीं, दो टाइप के NBFC होते हैं, हमने ऊपर अच्छा PD 360 में डिस्कस किया था। दो टाइप के NBFC थे, एक डिपॉजिट वगैरह लेता है और दूसरा नहीं लेता है। तो ये जो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो ये डिपॉजिट नहीं लेता है, तो ये गलत हो गया हमारा। तो पहला या तो ओनली 1 हो जाएगा या फिर नीदर 1 नॉर 2, ज़्यादा चांस 1 का ही लग रहा है। आंसर देख लेते हैं हम इसका। 63 का ए बिल्कुल ठीक है। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, RBI वर्किंग ग्रुप, ठीक है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कई चीज़ों को इकट्ठे एक जगह करते तो उसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये टाइप 2 है, देखो टाइप 1 ले लेते हैं, और टाइप 2 है नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने डिस्कस किया, PD 365 वाला वीडियो देख लेना, इसको अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम। ये सेल्फ रेगुलेटरी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था उसमें, पहले या दूसरे सेशन में। अगला प्रश्न करते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको फिक्की भी कहते हैं, फिक्की एक प्रेशर ग्रुप जैसे मान सकते हैं इसको। तो इसको गांधी जी की सलाह पे बनाया गया था, और इसका भी 100 साल पूरा होने वाला है अभी। अच्छा 1927 में पूरा होगा, ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया CII का शायद 100 साल पूरा हुआ है, वो भी इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1927 विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। पता नहीं, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया हो भी सकता है। इट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो आइडिया। इट did not concern itself with the politics of the day and was limited to the capitalist class interest। नहीं, इसमें दो जो मुख्य नाम थे ना, एक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास टंडन थे शायद, और दूसरे GD बिरला थे, जो टाटा बिरला हम सुनते हैं बिरला। तो उन लोग पहले तो ये बना था एज ए मतलब बिजनेस चैम्बर ही बना था, लेकिन बाद में उनको लगा कि जब देश के लोग ही परेशान हैं तो हमारा भी राजनीति से कुछ ना कुछ लेना देना होना चाहिए, तो अपने आप को कंसर्न पॉलिटिक्स में रखते थे, तो ये गलत हो जाएगा। और ये ब्रिटिश ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, ये नहीं मुझे पता है। तो इसका आंसर देखते हैं, पहला सही लग रहा है, बाकी का पता नहीं। 64th का आंसर ए दे रखा है, मतलब कि 64th का मतलब क्या हुआ, ये मतलब ओनली 1, तो कौन सा सही हुआ हमें देखना है। ये वाला भी हमसे क्वेश्चन हुआ नहीं है, 3-4 क्वेश्चन हो गए इसमें कि नहीं हुआ। देखो 1920 से एफर्ट थे वेरियस कैपिटलिस्ट, GD बिरला, ये काफ़ी बड़ा नाम है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये भी बड़ा ही नाम है। तो सबको इकट्ठे लाने के लिए कि भारत में व्यापार कैसे बढ़े, ये सब देखने के लिए, और इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट देखने के लिए। तो फिक्की का बनाया गया 1927 में, याद रखना ये डेट, 100 साल पूरा होने वाले इसके। फिक्की वॉज सून रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, हम करेंगे भी क्योंकि पैसे वाली बात है। तो as well as Indian public in general representing dominant opinion as well as overall consensus within the capitalist class. The leaders of the capitalist class also clearly saw the role of FICCI as being that of national guardian of trade, commerce and industry. In the process, Indian capitalists with some of the most astute minds of the period. ठीक है, FICCI was however not to be remain merely a sort of trade organization of the capitalists, मतलब ये राजनीति में भी भाग लेने लगे थे थोड़ा बहुत, क्योंकि देश की भलाई उसी में थी। द लीडर ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास नाउ क्लियरली सॉ द नेसेसिटी ऑफ एंड फेल्ट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द क्लास टू इफेक्टिवली इंटरवीन इन पॉलिटिक्स, क्योंकि देश जब आज़ादी नहीं होगा तो क्या ही व्यापार करेंगे आप।
SR Purushottam Das, president of FICCI, declared in its second annual session in 1928, we can no more separate our politics from our economics. मतलब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते हैं ऐसे टाइम पे जब देश गुलाम हो. फर्दर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लास इन पॉलिटिक्स मीन डूइंग सो ऑन द साइड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. ठीक है, तो ये लोग फंड भी करते थे कांग्रेस पार्टी को और भी मतलब छोटी मोटी गतिविधियों को. तो ये वाला सेशन यहीं पे बंद करते हैं. अगले सेशन में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए. 35 क्वेश्चन बच रहे हैं, 65 तक 64 तक हो ही गए. 35 क्वेश्चन हो जाएंगे एक सेशन में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. लाइक और सब्सक्राइब कर लेना.